देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का वो इंटरव्यू जिसमें देश में चल रहे हर मुद्दे पर पूछे गए उनसे सवाल। आप 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं ताकि संविधान बदल जाए। बेरोजगारी चरम पर, 4 जून के नतीजे आएंगे, आप यहाँ अलग ही खेल कर देंगे। विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। बिहार में जो मुद्दा तेजस्वी ने उठाया। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जब वापस आऊंगा, सरकार हमारी आएगी, तो वो जेल में जाएंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था। कांग्रेस वालों को तो पहले सवाल चाहिए होते हैं, फिर जवाब मिलते हैं। पर ये आरोप वो आप पर लगाते हैं कि सब स्क्रिप्टेड होता है। हिंदू मुसलमान से लेकर पीओके पर कब्जे तक ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ा गया जो इंटरव्यू में रूबिका लियाकत ने अनुराग ठाकुर से न पूछा। हिमाचल प्रदेश आ चुका है न्यूज 18 इंडिया का कारवां। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं जो बिलासपुर में कैंपेन कर रहे हैं आखिरी चरण के लिए। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, लोगों को बीजेपी को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और आज कार में सरकार में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अनुराग जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में स्वागत। तो चलिए फिर मैं भी अपना कार्य शुरू करती हूँ। कार में सरकार, अनुराग ठाकुर, होंगे बहुत सारे सवाल। शुरू करते हैं सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका स्वागत देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। ये तो आपका जन्म स्थान भी रहा है, आपके पिता का भी जन्म स्थान रहा है। बिल्कुल, हमारी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी और संघर्ष भूमि भी। इस बार चुनाव जीत रहे हैं आप? जनता ने आशीर्वाद दिया है 4 बार और 5वीं बार भी जनता ही लगाएगी बेड़ा पार। काम किया है, काम करेंगे और जनता के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए फिर बार बार जाते रहेंगे। एक चीज जिस पर आप बहुत इतराते हैं कि ये मैंने अपने हिमाचल को दिया है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी को मिला और उनके नेतृत्व में जो हिमाचल का विकास हुआ। आप सोचिए, जहां पर आप हो, बिलासपुर जिला में, मेरे 3-4 जिले हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में। हाँ। बिलासपुर जिला में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। हमने यहाँ पे 1700 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल बना दिया, 750 बिस्तर का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बना दिया, नर्सिंग कॉलेज बना दिया, देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया। हमने यहाँ पर 4 लेन हाईवे बनाया जहाँ पर कीरतपुर से बिलासपुर, जहाँ 3-3.5 घंटे आने जाने के लगते थे, अब मात्र 30-35 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। इस सड़कें तो वाकई हम खुद आए हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ कि शानदार है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो कहना है। सच्चाई ये है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर मोदी सरकार ने निकाला है। 51 करोड़ 40 लाख रोजगार सृजन पिछले 10 सालों में हुए, स्कॉच की रिपोर्ट ने कहा है। और इसके अलावा अगर आप ईपीएफओ का आंकड़ा भी देखेंगे, वो भी अपने आप में दिखाता है कि 7 करोड़ 60 लाख लोगों को 2018 के बाद अब तक रोजगार के अवसर मिल पाए। 41 करोड़ मुद्रा लोन मोदी सरकार ने दिलाए। तो क्या आपको नहीं लगता जब 41 करोड़ मुद्रा लोन जाएंगे तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे? जब इतनी इंडस्ट्री आएगी, आपका जीएसटी कलेक्शन 90,000 करोड़ से बढ़कर 2,20,000 करोड़ पहुंच जाएगा। जब व्यापार बढ़ रहा है तो क्या रोजगार नहीं बढ़ेगा? दूसरा, आधारभूत ढांचे पे कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो करते हैं, 2 साल पहले 7.5 लाख करोड़ था, पिछले साल 10 लाख करोड़ था, इस साल 11,11,111 करोड़ है। तो जब ये बढ़ रहा है, सड़कें बन रही है, तो क्या रोजगार नहीं बन रहा? जब नए शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिल रहा? इंडस्ट्री नहीं लग रही तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिल रहा? हाँ। तो सब दिखता है कि मिल रहा है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं जिनको केवल रोना रोना है क्योंकि वो बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं, अभी आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जब वापस आऊंगा, सरकार हमारी आएगी, तो वो जेल में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि गुजराती बिहारियों को धमका नहीं सकता है जब तक मैं बेड रेस्ट नहीं लूंगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेड रेस्ट नहीं ले लेते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करके
आप राज्य के नाम के पीछे छिप जाएं, कईयों को अपनी जात याद आ जाए, कोई अपने उसकी बात करे, तो अपने आप में स्पष्ट नजर आता है कि ये कैसे जात का उपयोग कभी वोट के लिए करते हैं, कभी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए करते हैं। और यही दुर्भाग्य है कि इन्होंने जब सत्ता में थे तब रेलवे में जमीन के बदले जॉब दिया और ये भ्रष्टाचार किया। उसमें अधिकतर लोग इनके अपने ही कास्ट के हैं। क्या तब इनको बिहारी याद नहीं आए, तब इनको यादव याद नहीं आए, तब इनको अपने साथ लगते जो इनके सहयोगी हैं वो याद नहीं आए? उनसे पैसा क्यों लिया गया, उनसे जमीन क्यों ली गई? पर आपको लग रहा है कि ये लोग लड़ तो रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं? चुनाव वो 2014 में भी लड़े, 19 में भी लड़े, और हर चुनाव में ऐसा ही कहा कि हम गठबंधन बनाएंगे, और हर बार ठगबंधन बनाया। बहुत सारे लोग जो जेल में है या बेल में, उनको एक मंच पर लाए, और सबकी एक ही आदत है, अपनी जान बचाने का, देश चलाने का नहीं। देखिए, वो कहते हैं आपके पास ईवीएम है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है। अरविंद केजरीवाल यही तो कह रहे हैं कि मेरा वजन कम हो गया है और मुझे बेल अब मेरी एक्सटेंड कीजिए क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। देखिए, जो इतना झूठ बोलता है उसका वजन अपने आप कम हो जाएगा, जो इतना भ्रष्टाचार करता है उसका अपने आप कम हो जाएगा। जब उनके अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके पीछे खड़े जीप पे कह दें कि 2 तारीख को भ्रष्टाचारी को फिर जेल में जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यही होगा, तो वजन अपने आप कम होगा। स्वाति मालेवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिन पार्टियों में महिलाओं की इज्जत मान सम्मान नहीं, जहाँ मुख्यमंत्री के घर पे एक महिला सांसद को लात घूंसे मारे जाए, बाहर निकाल दिया जाए, वो पार्टी महिलाओं के लिए क्या करेगी? इन्होंने कभी नारी शक्ति के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपमानित किया है। नारी शक्ति के लिए अगर 33% आरक्षण किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और ये हर घर अस्पताल क्या है? ये देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम मैंने यही चलाया था। हाँ। पहाड़ों में बहुत दूर दूर से पैदल चल के मेन रास्ते पे आते हैं, फिर बस पकड़ के जिला मुख्यालय पे जाते हैं, तब जाके आपका टेस्ट होता है। तब तक आपका कई 100 रुपए आपके किराए पे खर्च होते हैं और टेस्ट पे भी आपके पैसे खर्च होते हैं। मैंने इसको बदल दिया, जांच उपचार आपके घर द्वार। तो मोबाइल मेडिकल यूनिट है, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। हाँ। चलता फिरता अस्पताल, ये आता है लोगों के गांव में। जैसे 30 गाड़ियां हैं तो रोज 30 गांव करेंगे, और लगभग 50 से 70 लोग उसमें अपना चेकअप कराने गांव में आते हैं। अच्छा। उनकी मुफ्त में जांच होती, दवाइयां मिलती हैं, और उनके टेस्ट भी लगभग 40 तरह के टेस्ट करने का उसमें प्रोविजन है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मुफ्त में टेस्ट हो गया, दवाई मिल गई, तो उसका कितना कॉस्ट बचा। हमने अंदाजा लगाया 10 लाख लोगों के ऊपर लगभग 60 करोड़ रुपए की उनकी सेविंग हमने की है। और 60 करोड़ की। और इसमें जो काम करते हैं उनमें 72 से 73% महिलाएं हैं, डॉक्टर से लेके लैब टेक्नीशियन तक, ये सारे काम महिलाएं करती हैं। और ये जो एक से श्रेष्ठ है, इसमें तो 90-95% महिलाएं हैं। और खेल महाकुंभ में भी हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ी। फिर जो एक मैं सांसद भारत दर्शन योजना चलाता हूँ, जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम देश भर के अलग अलग राज्यों में भेजते हैं सीखने के लिए, देश देखने के लिए। उससे उनकी एक्सपोजर एजुकेशन में इतना फर्क पड़ता है कि उनका सोच ही बदल जाती है। देखिए, कोई गुजरात के मुख्यमंत्री से, यूपी के मुख्यमंत्री से, योगी जी से मिलने गए, तो कोई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जी से मिला, कोई पीयूष जी से मिला, कोई उपराष्ट्रपति जी से मिले, तो उपराष्ट्रपति जी उनको ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, राष्ट्रपति जी उनसे बातचीत करते हैं। इसमें बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन क्या इस बार जीत का मार्जिन बाकी सांसदों का भी आप ऐसा ही देख रहे हैं? क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे नाराजगी इस बात को लेकर के है कि एमपीज जो हैं वो हमेशा तत्पर नहीं थे। मोदी का नाम आज भी चल रहा है। देखिए, मोदी जी के नाम पे बहुत सारे लोग जीतते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर है, जिसके कारण आपको एक बड़ा चंक वोट का आपके वोट के साथ जुड़ता है। मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम, मोदी जी की योजनाएं, जिसका प्रभाव हर सांसद को, जो उम्मीदवार है, जो लोकसभा का प्रत्याशी है, उसको बहुत फायदा मिलता है। लेकिन जो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी काउंट करती है कि उन्होंने क्या किया है। तो वहां पे आके सवाल खड़ा होता है, लोग पूछते हैं कि 5 साल में आपने क्या किया, आपने क्या किया। और यही वो सवाल इस बार जनता पूछने भी वाली है। और यही सवाल
इंडिया गठबंधन वाले भी आपसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने किया क्या है। आप 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं ताकि संविधान बदल दें, ताकि आरक्षण खत्म कर दे। अच्छा वो आपने सवाल पूछा, संविधान को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और संविधान निर्माता को भी अत्याचार प्रताड़ित करके और उनको पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम कांग्रेस ने किया। भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो कांग्रेस ने किया वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। इतना अपमानित किया, लेकिन जब वीपी सिंह जी की सरकार आई और हम लोगों ने समर्थन दिया तब जाके भारत रत्न मिला। मोदी जी की सरकार बनी, हमने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। रूबिका जी 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस मनाता है और हमने इसमें मोदी जी ने अपना पहला काम किया, संविधान पे माथा टेक कर कहा सबका साथ सबका विकास करूंगा। तो फिर ये डर कैसे बिठा दिया गया? मैं आपको बताता हूँ, डर ऐसे कि जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी देश पर लगाई, शाहबानो केस के बाद जो उसको पलटने का काम राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट से करवाया, नेहरू जी ने अभिव्यक्ति की आजादी को कुतरने का काम संशोधन जो किए इसमें उसके कारण हुआ, और राहुल गांधी ने तो भरे चौराहे पे अध्यादेश फाड़ दिया। ये लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या करते हैं। हम हैं जो उनको मान सम्मान देते हैं। वो हिमाचल की सरकार ये कह रही है कि आप लोग इंतजारी में हैं कि जैसे ही 4 जून के नतीजे आएंगे आप यहाँ अलग ही खेल कर देंगे। ये खेल हमें नहीं करना, 9 विधायक छोड़कर आ गए हैं, कई और आने की तैयारी में हैं और इसमें स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस से लोग उब चुके हैं। इनके झूठे वायदे और ठगने से अब लोग पक चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ सरकार गिर सकती है? मुझे तो कहना नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों को अपनी सरकार छोड़ के सरकार दूसरी बनानी है, ऐसा पूरा दिखता है। वो विक्रमादित्य जो नाराज चल रहे थे वो तो कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं वो जीत जाएंगे। देखिए ऐसा है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे और चारों की चारों लोकसभा और 6 के 6 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत कर दिखाएगी। आईपीएल का सीजन खत्म हो गया, खूब चौके छक्के लगे रूबिका जी, लेकिन अभी इंडियन पॉलिटिकल लीग में चौके छक्कों का दौर जारी रहेगा। वो भी हिमाचल की फील्ड से, यहाँ पिच से लगेंगे। 4 की 4 लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव जीतकर छक्का लगाएंगे। अच्छा, आप हिमाचल में ही रहने वाले हैं कि दिल्ली का रुख करने वाले हैं? देखिए मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं, तीसरी बार जीतने वाले हैं और देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। मोदी जी करने वाले और मोदी जी के नेतृत्व में मैं सांसद रहकर अपने इलाके का खूब विकास करवाना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जमीन आपको बार बार पुकारती है कि आप पिता की विरासत को आप आगे ले जाना चाहेंगे। देखिए हम कार्यकर्ता हैं, हम कार्य करने में विश्वास रखते हैं, संगठन करता है, संगठन को मजबूत करने में विश्वास करते हैं और हमारी पार्टी का एक ही ध्येय है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो राष्ट्र हित में जो होगा वो करेंगे और पार्टी हित में जो होगा वो भी करेंगे। अच्छा, यहाँ जब आते हैं तब कैसा लगता है आपको? बहुत खूबसूरत इलाका है। आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है, हाँ, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाओगे, भाखड़ा बांध के पीछे झील जो बनकर आती, बहुत खूबसूरत इलाका। लेकिन इस बार जंगलों में आग बहुत लगी, इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई तैयारी नहीं की। नहीं तो सरकारें तैयारी करती थी कि जो चीड़ की पत्तियां गिरती हैं, पाइन नीडल्स गिरती हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बार हालात थोड़े खराब है? यहाँ तो कांग्रेस की हालत खराब है। राहुल गांधी को आपने सुना होगा, ठाकुर साहब, उन्होंने ये कहा कि सवाल पूछा जाता है उनसे, चमचो शब्द का इस्तेमाल किया, फिर कहा कि सवाल पूछते हैं और जवाब आता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे तो भगवान ने उतारा है, और अब वो अपने आप को जो है ये दर्जा देने लग गए हैं। देखिए मोदी जी ने कहते देश कहता है, और मैं तो एक बात कहूँगा, राहुल गांधी जी सवाल लेने से क्यों भागते हैं, मीडिया पर क्यों कटाक्ष करते हैं? मुझे लगता है इंदिरा जी की कहीं ना कहीं प्रभाव अब राहुल जी पर देखने को मिलता है। वो सत्ता में थी तो इमरजेंसी लगाई, ये बेचारे बेरोजगार हैं राहुल गांधी जी, तो मीडिया पर प्रहार करते हैं, आरोप लगाते हैं, और क्या करेंगे? इनकी हालत वो है जो बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे तड़पते हैं सत्ता के बिना कांग्रेसी। आपको कितनी सीटें लगती हैं ये लोग लेकर आएंगे? देखिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है 40 पार करने के लिए। अभी भी 40 पार है? अब देखिए नतीजे आएंगे 4 तारीख को, 4 तारीख का दिन होगा, नतीजे आएंगे। वो कह रहे हैं आप 250 पार नहीं जा पाएंगे। देखिए कांग्रेस तो 250 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है। देखिए आपने सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में,
अब ये प्रदर्शन श्रेष्ठ अब थोड़ी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भी तो होती है ना। अब तो यहाँ से सीटें ऊपर कहाँ जाएगी, अब तो नीचे ही आएगी ना। फिर कहाँ से आप 400 पार चले लेकिन जाएंगे? जितनी पहले उतनी तो आएंगी यहाँ से। अगर हिमाचल की 4 तो मैं कह रहा हूँ 4 की 4 जीतेंगे। हरियाणा की 11 जीतेंगे, 10 की 10, 10 की 10, और छत्तीसगढ़ की 11 जीतेंगे, राजस्थान की 25 जीतेंगे। मध्य प्रदेश में पिछली बार एक कम रह गई थी, इस बार 29 की 29 जीतेंगे, और इसी तरह से गुजरात की 26 जीतेंगे, उत्तराखंड की 5 जीतेंगे। और हम इस बार उड़ीसा में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, इन सब राज्यों में और बढ़ाएंगे। और तेलंगाना में मैं आपको बता रहा हूँ, आज मुझसे लिख लीजिए, हमारी पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार हम कम से कम 9 से 10 सीटें जीत कर आएंगे। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं देश का सूचना प्रसारण मंत्री हूँ। लेकिन आपने जो सवाल पूछने अपने खुले दिल से पूछे। हमको भी मीडिया पर आरोप नहीं लगाते। हमने तो मीडिया के लिए तब भी लड़ाई लड़ी जब कांग्रेस ने जेल में डाला था। हम तब भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे, अभिव्यक्ति की आजादी उसकी भी बात करते थे, और आज भी उस पर खड़े हैं। इंटरेस्टिंग है, हम तो कह रहे हैं कि आप आइए ना, आप इंटरव्यू दीजिए, हम सवाल पूछेंगे, आप उनका जवाब दीजिए। लेकिन अब वो जाने और उनकी देखिए, कांग्रेस वालों को तो पहले सवाल चाहिए होते हैं, फिर जवाब मिलते हैं। पर ये आरोप वो आप पर लगाते हैं कि सब स्क्रिप्टेड होता है। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, जिसके मन में जो सवाल है पूछिए। मैं तो कभी रोकता भी नहीं, जिसको जो सवाल है वो पूछने। और भारतीय जनता पार्टी के बाद छिपाने के लिए कुछ नहीं, बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे अग्निवीर का भ्रम ये फैलाते हैं, मैं अग्निवीर पे यही कहूंगा, मोदी सरकार ने योजना चलाई, पहले 1 रैंक 1 पेंशन दिलाई, अब 100% गारंटी रोजगार की अग्निवीर के माध्यम से दिलाई। अगर मान लीजिए 1000 युवा या 100 ही गिन लीजिए, मान लो 100 अग्निवीर सिलेक्ट होते हैं, वो 100 के 100 पहले 4 साल सेना में अपनी सेवाएं देंगे। 4 साल के बाद 25% रह जाएंगे, 25 रह जाएंगे, 75 आएंगे। 75 को लाखों रुपए इकट्ठा फंड मिलेगा, और उन 75 को फिर रोजगार के अवसर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होते हैं, उनमें मिलेगा। हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में मिलेगा। हाँ। हमारी पुलिस फोर्सेस जो राज्यों में है, उनमें उनको आरक्षण मिलेगा, यानी कि उतना रिजर्वेशन उतनी रहेगी। उनको छूट मिलेगी एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की और बाकी सब, और इससे उनको लाभ मिलेगा रोजगार पाने में। तो जितने आए इनकी तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। ये आप कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हरियाणा में इस बार आपको इसीलिए नुकसान होगा क्योंकि अग्निवीर लेकर आए। आपने अग्निवीर पर जवाब दिया, आप कह रहे हैं जितने सवाल हो सकते हैं पूछिए। वो ये कहते हैं मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, ना आप जाते हैं ना प्रधानमंत्री जाते हैं। अरे मैं तो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मीटिंग ही मणिपुर में करके आया हूँ, कॉन्क्लेव मैंने वहां पे किया। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश की हम मणिपुर में बना रहे हैं, जहां से हमें मैरी कॉम जैसी बॉक्सर मिली, जिसने भारत को 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनाया। ये भारत की बेटी है। पर वो कह रहे हैं अब हालात बड़े खराब हैं। आप खेल की बात कर रहे हैं, वहाँ तो आपस में मारकाट मची हुई है, पर आप लोग सुध ही नहीं ले रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा रूपिका जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड किए, शांति समझौते। सैकड़ों नहीं हजारों नक्सलवादियों को हमने हथियार डालने के लिए आगे लाए, और आतंकवाद और नक्सलवाद पर हमने नकेल कसी है। काश ये कांग्रेस ने पहले किया होता तो मेरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग स्थिति होती। कांग्रेस के टाइम पे तो सिलेंडर 6-6 गुना दाम पे बिकता था, पेट्रोल डीजल 5-5 गुना दाम पे बिकता था, ब्लॉकेड ही रहती थी। आज स्थितियां बहुत बदली है। हमने लगातार पहले भी बात की, अब भी बातचीत जारी है। अच्छा, वो कहते हैं आपके राज्य में अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है। आपने 1% के पास सारी वेल्थ दे दी है, बाकी सबको गरीब कर दिया है। आप जब आएंगे तो ये जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको आप प्राइवेट कर देंगे और गरीब बेचारा और गरीब होता चला जाएगा। देखिए, कांग्रेस की वो हालत है, अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े देखेंगे, जितने हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने पैसे कमाए, मुनाफा कमाया, इतना आज तक इतिहास में कभी नहीं कमाया था। आज उनकी वैल्यूएशन कहाँ की कहाँ चलेगी, मोदी सरकार में गई। हमने निर्णय ऐसे लिए जिससे उनकी क्षमता भी बढ़ी और उनका मुनाफा भी बढ़ा है, और आगे भी बढ़ाएंगे। नहीं, आपने तेजस्वी यादव को सुना, वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर बेचने जितने भी ये उपक्रम है, जब आप बेच देते हैं तो बकायदा आप जो है रिजर्वेशन किस लिए होता है? सरकारी नौकरी में देने के लिए होता है। जब प्राइवेट सेक्टर ही नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन कैसे रहेगा? इसको ऐसे जोड़ा जा रहा है। तेजस्वी खुद बोले। देखिए, हम देश को इनके समय क्या मिला
उतने रोजगार नहीं मिल पाए। हमने लाखों तो इसी साल दिए हैं सरकारी क्षेत्र में। तो कई वर्षों से सरकारी नौकरियां रुकी थी, हमने वो भी दिलाया। तेजस्वी जी ने तो और लालू जी ने जॉब के बदले जमीन यही लिया है। जैसे ममता जी के यहाँ नौकरी के बदले नकद लिया, इन्होंने जॉब के बदले जमीन को लिया। तो ये तो वो लोग हैं जो जाति और क्षेत्र के नाम पे वोट पाते हैं, लेकिन बाद में नकद और जमीन के बदले जॉब दिलाते हैं। बोल रहे रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, और यहाँ पर मुझे बताइए रेल कहाँ बिकी, भेल कहाँ बिकी? वो तो यही आरोप लगाते हैं यहाँ पर। भाई झूठ बोलने में किसी का क्या जाता है, उनमें तो और रोजगार स्वरोजगार मिले भी। पिछले कुछ समय में देखो, जो इंडिया पोस्ट को, डाकखानों को बंद ये लोग करना चाहते थे, आज हमारे डाकखानों में व्यापार और बढ़ा है। आज उनके पार्सल ई-कॉमर्स सर्विस भी शुरू हुई और उनके और बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। आज उनमें हमने IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये हमने हर राज्य में, हर जिला के, हर ब्लॉक, हर गांव में खोला है। आज आप 5-10 हज़ार रुपये जमा करा के नकद निकाल भी सकते हो। ये सुविधा हमने डाकखाने तक दे दी, जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी। हमने ई-कॉमर्स शुरू कर दिया, जो कभी कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। लगभग 2 लाख से ज़्यादा डाक सेवक हमारे हैं, जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी। उनका हमने आय बढ़ाने का काम भी किया और उनको ट्रेंड नई टेक्नोलॉजी के साथ भी किया। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि 400 आप रख लेंगे, डेमोक्रेसी में तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है ना। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत? आपको लगता है कि ऐसे विपक्ष मजबूत होगा? अरे वो काबिल लोगों को तो अपनी पार्टी में आगे नहीं बढ़ने देते। मिलिंद देवरा को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाल दिया, हेमंत बिस्वा को निकाल दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनको उन्होंने निकाल दिया अपनी पार्टी से, जो कभी राहुल गांधी की ब्रिगेड थी। आज वो बताते हैं कि कैसे केवल राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने के लिए, सोनिया जी ने राहुल जी को बार बार लॉन्च करने के लिए इन सब युवाओं को, इनकी प्रतिभाओं को काटने का काम किया है। और आज भी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी कठपुतली लगते हैं। ऐसा लगता है कि डमी प्रेसिडेंट है। अरे कैसे कर सकते थे सीनियर व्यक्ति को आप डमी प्रेसिडेंट के रूप में लेके चलते? तो आपको क्या भविष्य लग रहा है आप कांग्रेस का? देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं जो उनका भविष्यवाणी करूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जनता कांग्रेस को इस रूप में स्वीकार नहीं करेगी जब कांग्रेस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, देश का नामो निशान मिटाने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करा लेंगे। जब वो राम मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात करने वालों, सनातन धर्म को कुचलने वालों के साथ गठबंधन कर लेंगे। जब वो पाकिस्तान को समर्थन की बात करेंगे, वहाँ से लोगों को लाके मेडिकल असिस्टेंस दिलाने की बात करेंगे, और उसके पीछे कहीं मिलिटेंट असिस्टेंस तो नहीं चलेगी कि मेडिकल असिस्टेंस की आड़ में कहीं मिलिटेंट तो नहीं आएंगे? क्या सोच है कांग्रेस की, ये भी समझना पड़ेगा। और अगर देश के साथ ऐसा होगा, क्योंकि कांग्रेस बार बार सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक थी, या फिर डोकलाम की घटना में जब कड़ा प्रहार भी किया हमने, हमारी सेना के जवानों ने चीन पर, तो अब राहुल गांधी बंद कमरे में चीन के डिप्लोमेट के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे थे, क्या एग्रीमेंट साइन कर रहे थे? चीन गए तो क्या एग्रीमेंट साइन किया? करोड़ों रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में किस लिए कांग्रेस ने लिए? चीन के साथ क्या समझौता हुआ है, ये बताना चाहिए देश को। आप ये कहते हैं और प्रियंका गांधी मन से ये कहती है कि मेरी दादी ने शहादत दी, मेरे पिता ने शहादत दी, और ये हमें गद्दार पुकारते हैं, ये हमारी शहादत को एकदम कमतर आंकते हैं। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है इस परिवार की। इनके लिए परिवार प्रथम, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, यही अंतर है। इनके गांधी फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड नेशन लास्ट, ये अंतर है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। नहीं, पर वो तो प्रधानमंत्री के तौर पर भाई इन्होंने कभी महात्मा गांधी की बात नहीं की, इन्होंने सरदार पटेल की बात नहीं की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं की, अंबेडकर जी की बात नहीं की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात नहीं की, इन्होंने किसी की बात नहीं की। इनको केवल नेहरू गांधी परिवार आता है। इन्होंने शहीद भगत सिंह को एक्सट्रीमिस्ट बताया किताबों में। क्या आपको लगता है वो एक्सट्रीमिस्ट थे कि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है? ये सोच दिखाती है कांग्रेस की, कैसे इन्होंने देश के जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनका पत्ता साफ किया, उनको भुला दिया, उनका रिकॉर्ड पे कहीं नाम ही नहीं। इन्होंने केवल नेहरू गांधी परिवार को चमकाने का काम किया है। अरे भाई, डायनास्ट यानी कि अपने
परिवार ने पार्टी पे कब्जा भी किया और देश के अधिकतर एयरपोर्ट, सड़कें, जो प्रोजेक्ट देख लो वहां पे इस परिवार के नाम है। तो क्या इस देश में किसी और का कोई योगदान नहीं है? ये सब आपने परिवर्तित किया है, लेकिन 3 अलग अलग परिवार के 3 बड़े चेहरे साथ हैं। उसमें केजरीवाल का भी समर्थन मिल रहा है, स्टालिन का भी समर्थन मिल रहा है। क्या है, लालू प्रसाद के बेटे हैं, राहुल गांधी हैं, उसमें प्रियंका गांधी भी हैं और अखिलेश भी हैं। ये तीनों आपको लगता है इस बार जब साथ हैं तो आपको कोई चुनौती नहीं मिलेगी? देखिए, पिछली बार भी साथ थे, तब भी कुछ नहीं हो पाया, तब भी हमारी सीटें बढ़ी, 282 से बढ़ के 303 हुई। और इस बार तो इनमें से कई जेल में हैं, कई बेल पर हैं और ये भ्रष्टाचार का इनका चेहरा बेनकाब भी हुआ है। वो आप लोग भिजवाते हैं जेल पर, बेल पर? देखिए, जो भ्रष्टाचार करता है वो जेल में जाता है। तो आपकी अगर पार्टी के लोग क्यों नहीं जाते? अगर वो ईमानदार होते तो उनको बेल मिल गई होती और सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया होता। केजरीवाल तो बेल पर हैं। अरे कंडीशनल बेल पे है रूबिका जी, आप जैसों को क्यों बताना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल चुनाव तक है, 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर जेल में जाना पड़ेगा। और भगवंत मान ने बहुत खुश होकर कहा कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना पड़ेगा, बहुत खुश थे। लेकिन बात यह है कि उनको कहा गया कि ना वो सीएम ऑफिस जाएंगे, ना फाइलें साइन करेंगे, ना शराब घोटाले वाले लोगों के साथ मिलेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी पार्टी खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अपने आप ही खत्म होने को आगे है। उनका शराब मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उनका उप मुख्यमंत्री जेल में, उनका मुख्यमंत्री जेल में। अब बताओ बचा बाहर कौन? तो वो आपने किया है जो बाहर बचे हैं उनके ऊपर लात घूसे चला रहे हैं वो राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर। अब कल्पना कीजिए क्या हालत कर दी इस पार्टी की। कहीं एक और घोटाले होते हैं, दूसरे लात घूसे चलते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, ये डिक्टेटरशिप है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा डिक्टेटर और अराजक देश ने शायद नहीं देखा होगा, इतना बड़ा झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने में नंबर 1, अराजकता फैलाने में नंबर 1 और डिक्टेटरशिप में नंबर 1, तानाशाह नंबर 1। लेकिन तानाशाह तो वो मोदी को बुलाते हैं। अरे मोदी जी तो नरम दिल इंसान है, जो भावुक हैं। कोविड के टाइम पे देश की जनता को 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दे दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे दिया, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर दे दिया, 23,000 हिंदुस्तानियों की ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से जान बचाई, हमारे नौसेना के अधिकारियों को मृत्यु दंड से माफी दिलाई और कतर से वापस पहुंचाया, 3 करोड़ हिंदुस्तानियों को वंदे भारत ऑपरेशन चला के दुनिया भर से हिंदुस्तान वापस बुलाया जब कोविड था। और यही नहीं, दुनिया भर में मददगार के रूप में मोदी और भारत उभर कर आए जब टर्की, सीरिया, लीबिया, नेपाल में भूकंप आए। लेकिन ये तो 2 ही लोग बताते ना, आपकी पार्टी में 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। पहले है नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह, बाकी किसी से कोई पूछा ही नहीं जाता। ऐसा नहीं है जी, हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, सबसे बातचीत करके अलग अलग विषयों पर जहां जिससे बात करनी वो करना होता है। आपकी सरकार आई तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मोदी सरकार ने अगले 5 वर्षों में भारत को कहां लेकर जाना उसका भी रोड मैप बनाया है और अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित भारत कैसे बनाना इसका भी रोड मैप तैयार किया है। हमने चुनावों से पहले बहुत लंबी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बुलाई, सभी सचिवों को बुलाया और पूरा दिन बैठ के 10 घंटे इसी पे काम किया मोदी सरकार ने और डिपार्टमेंट्स को दे दिया है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट का इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप तैयार करें कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। पहले 100 दिन में क्या करेगी मोदी सरकार ये भी तय कर लिया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी और 5 साल में क्या अचीव करेगी, क्या लक्ष्य निर्धारित किया और उसको प्राप्त कैसे करेगी ये भी तय कर लिया है। अच्छा, हमने पहली बार देखा कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो चुनाव में जाते समय अगले 5 वर्षों में देश को कहां लेके जाना इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल भी है और ये प्लानिंग भी है, ये और कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट हो इसका लिए। देखिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए मोदी सरकार जानी जाती है, टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए मोदी सरकार जानी जाती है, जनधन आधार मोबाइल को इस्तेमाल करके जनधन खाते और आधार और मोबाइल के माध्यम से हमने खाने वालों को खत्म कर दिया और सीधा खाते में पैसा डलवाया। 3 लाख करोड़ से ज्यादा हमने देश का बचाया रूबिका जी। 3 लाख करोड़ जी, 4.2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, 4.1 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन थे। हाँ। तो इन सबको बचाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। इन खातों को अब खत्म कर दिया और पैसा देश का बचा लिया और गरीब के कल्याण पे लगा दिया।
तो आप बता रहे हैं कि पूरा खाका आपका तैयार हो गया है, जब आप आएंगे तो आप क्या देश के लिए करने वाले हैं? निश्चित तौर पे हमारे मन में बहुत सीधा है, अगले 5 साल में दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे और अगले 25 सालों में 2047 से पहले हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो फिर हिंदू मुसलमान करने की क्यों जरूरत आन पड़ती है? हम नहीं करते, बोलते कांग्रेस करती है। आपको मुसलमानों से बैर है? देखिए, अगर हमने पक्के मकान दिए, शौचालय दिए, रसोई गैस का सिलेंडर दिया और बाकी सुविधाएं दी तो किसको दी? हिंदू को भी दी, मुसलमान को भी दी। कभी ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको दिया है। और आप किसी से पूछिए, हमने किसी ने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान। कांग्रेस करती है कि एक का छीनेंगे दूसरे को देंगे, चाहे रिजर्वेशन है चाहे संपत्ति है। और पाकिस्तान का गुणगान करो, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात करो, ये उस दिशा में कांग्रेस के बयान होते हैं कि वो एक खास समुदाय का वोट लें और बाकियों को नकार दें। अच्छा, ये राम का चूंकि आपने जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि मुद्दा होगा? क्योंकि राम मंदिर ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है जमीन पर। देखिए, भावनाओं की बात है। राम पर के काम पर? मैं कह रहा हूँ कि हमने अपने काम पर और काम में राम भी है, क्योंकि एक काम हमारा ये भी था कि भव्य राम मंदिर बनाना है। हमें विपक्ष के लोग कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। और जब बना दिया मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा आ गई, तारीख बता दी, निमंत्रण भेज दिया, तब ये लोग आए नहीं। तब राम मंदिर से दूरी, राम से दूरी कि हम बुलडोजर चलाएंगे, बड़ा ताला लगवाएंगे। आपने जो भी वादा किया मैनिफेस्टो में, बड़े वादे, वो आपने पूरे। बड़े मंत्री आप भी कई दफा बयान दे चुके हैं। आप वाकई बहुत संजीदा हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप अपना हिस्सा बनाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी है? कर भी पाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेटवर्क टीवी 18 के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूँ, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। वो हमारा था और हमारा ही बनेगा। और इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने रेजोल्यूशन पास किया। इसमें किसी के मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए और वो दिन दूर नहीं होगा, रूबिका जी, जब पाक अधिकृत कश्मीर फिर एक बार भारत का हिस्सा होगा। वहाँ पे जान आई, वहाँ पे व्यापार भी बढ़ा, वहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजी पर रोक लगी। लोगों को पता चला कि धारा 370 35 से कितना बड़ा जुर्म कांग्रेस करके गई थी और जो उस जुर्म को हटाने का काम मोदी सरकार ने किया। और एक बात मैं उसमें और कहूंगा, ये जो कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, कभी ये वापस सत्ता में नहीं आएंगे तो 370 वापस क्या लाएंगे? 45,000 लोगों की जान ली है 370 ने। मैं कश्मीर गई थी और इस बार वाकई बहुत बदलाव देखा है। तो आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़े वहाँ पर? हम लड़े ना, जम्मू में लड़े और कश्मीर में अभी हम जीतने की स्थिति में उस तरह से नहीं थे। तो हम वैसे भी देश की 550 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन इतनी पे लड़ते हैं कि हम अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। हम जम्मू की पिछली बार दोनों सीटों पे लड़े, दोनों जीती। 14 में लड़े तब भी दोनों जीती। हमने डीडीसी के चुनाव लड़े तब भी हमने अपने सारे डीडीसी जीते। हमने पंचायती राज के चुनाव करवाए जो कभी पहले नहीं हुआ, हमने वो करके दिखाया है। आपसे खूब सारे सवाल पूछे हैं और आपने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको खूब सारी शुभकामनाएं इन चुनावों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।